तो दोस्तों, कैसे आप सभी? मैं आशा करता हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। दोस्तों, आज की कहानियाँ बहुत ही मज़ेदार होने वाली हैं। बस आप इन कहानियों को एक बार पूरा ज़रूर सुनकर देखिएगा। ये आप में से ही किसी की सच्ची आप बीती कहानियाँ हैं। वैसे आपको बता दूँ कि अगर आप भी ये चाहते हैं कि मैं आपकी कहानियों को अपनी आवाज़ दूँ, तो कहानियाँ सुनने के बाद आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। मेरी आईडी है महेश आर्या यूट्यूबर। कहानियों के बाद मैं आप सबको वहीं पर मिलूंगा। अब ठीक बिना देरी किए जल्दी से अपने अपने हेडफोन लगाएं और शुरू हो जाए मेरे यानी आपके अपने महेश के साथ। दोस्तों, मैं मनीष कुमार आज आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। बात 2006 की है। इस कहानी की शुरुआत से पहले ही मेरे पिताजी एक्सपायर कर चुके थे। ये कहानी उनके एक्सपायर के बाद की है। हमारे परिवार में हम 4 भाई और चाचा जी रहते हैं। चाचा का घर हमारे घर के बगल में ही है। चाचा की सबसे बड़ी लड़की, उनकी शादी को मात्र 2 साल हुए थे। 2 साल बाद उनने एक बच्चे को जन्म दिया। साथ ही आपको एक बात और बता दूं, जिस समय उनकी शादी हुई थी उस समय दहेज काफ़ी कम दिया जाता था, जिसके चलते कम उम्र में ही लोग अपने बच्चों की शादी करते थे। हालांकि कम उम्र में शादी करवाना कानून की मर्यादाओं के खिलाफ है और तो और ऐसे में कई प्रॉब्लम्स भी क्रिएट हो सकती है। पर खैर, ये कहानी मुझे मेरी माँ ने आज से 1 महीने पहले सुनाई थी। बस मैं यही चाहता था कि इस कहानी को सर की आवाज़ में आप लोगों तक पहुंचाया जाए। अब दोस्तों, शादी हो जाने के बाद 2 साल बाद बच्चा भी हुआ। दीदी ने एक लड़के को जन्म दिया था। और आपको बता दूं कि इस कहानी की शुरुआत में ही डर का अनुभव आपको होने लगेगा। वजह यह है कि वो जो बच्चा पैदा हुआ था उसका एक हाथ छोटा और एक हाथ बड़ा था। उसका सर हद से ज़्यादा बड़ा था। शरीर पर बहुत सारे बाल थे, यहाँ तक कि उसकी उंगलियों के नाखून काफ़ी लंबे थे। वो बच्चा किसी हॉस्पिटल में नहीं हुआ था, बल्कि वो हमारे ही घर में पैदा हुआ था। उसकी दोनों आंखों की पुतलियाँ थी ही नहीं, एकदम सफ़ेद आंखें। हैरान कर देने वाली बात तो यह है कि वो पैदा हुआ छोटा सा बच्चा मात्र 10 मिनट तक ही जिंदा रहा। 10 मिनट के बाद वो अजीब तरह से कपकपाया, जैसे किसी को करंट का झटका लगता है या फिर मिर्गी के दौरे, और उसके बाद उसकी मौत हो गई। गांव में आंगनबाड़ी से एक नर्स टाइप की लेडीज आई। वो उसे देखकर एकदम से घबरा गई। वो उसके हाथों के बाल और लंबे नाखून, पूरे शरीर की बनावट देखने के बाद वो बहुत ज़्यादा घबरा गई। उस वक्त रात का समय था और आपको तो मालूम ही है कि छोटे बच्चों को जलाया नहीं जाता, और ऐसे मृत शरीर को हम कब तक घर में रखते। खैर, गांव वालों ने जाकर उस बच्चे को दफना दिया। साथ में कुछ औरतें भी गई थी, जिसमें मेरी माँ भी शामिल थी। घर पर अजीब सा माहौल हो गया था। किसी ने नहीं सोचा था कि ऐसा भी हो सकता है। इन सब के बाद तकरीबन सुबह के 4 बजे जहां उस बच्चे को दफनाया गया था, उस जगह से थोड़ी ही दूरी पर एक चौक पड़ता है। चौक में कई सारी दुकानें हैं। वक्त सुबह 4 बजे का था। कई लोग सुबह जल्दी भी उठ जाते हैं, जैसे किसी को वॉशरूम जाना होता है या फिर कोई अपने खेतों को देखने आता है, कोई जॉगिंग करने जाता है, इस तरीके से। इसी तरह एक इंसान ने देखा कि जहां उस बच्चे को दफनाया गया था वहां पर खड़ी 3 औरतें उस गड्ढे को खोद रही थी। लेकिन दोस्तों, ये बात उस इंसान को नहीं पता थी कि वहां पर बच्चे को दफनाया गया था। लेकिन जब वो वापस गांव में आया तब तक सुबह हो चुकी थी। उसने गांव में किसी से कहा कि वहां पर कुछ औरतें गड्ढा खोद रही थी। ये बात जब धीरे धीरे गांव में फैली तो पूरे गांव में हाहाकार मच गया। धीरे धीरे जब सब इकट्ठा हुए तो उस जगह पर जाकर देखा गया। दोस्तों, वो बच्चा वहां पर नहीं था। सब के सब एकदम हैरान हो चुके थे। दूसरी तरफ मेरी दीदी, जिन्होंने उस बच्चे को जन्म दिया था, उनकी हालत तो बहुत खराब हो चुकी थी। उनके शरीर में कमजोरी के साथ साथ उन्हें चक्कर भी आने लगे थे। सबसे भयानक बात तो यह है कि बच्चा खो जाने के अगले दिन बाद से दीदी की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई। उन्होंने अजीब हरकतें करना शुरू कर दिया, जैसे दीवार पर सर पटकना, अगर कोई उनके पास आ जाए तो उसकी गर्दन पकड़ लेना, अजीब सा चेहरा बनाना, हाथों को झटकना, बहुत कुछ। घर में ये सबको लगने लगा था कि इसके ऊपर कुछ आ चुका है, क्योंकि कोई भी नॉर्मल इंसान ऐसे नहीं कर सकता। अब कहीं जाकर तांत्रिक को बुलाया गया। तांत्रिक ने उनका झाड़ फूंक किया और बताया कि इनके ऊपर 5 से 6 आत्माएं आ चुकी थी और ये सब बच्चे के जन्म के टाइम हुआ था। ये सारी बातें सुनने के बाद सब के सब घर वाले बहुत डर गए। दोस्तों, हमारा घर बगल में ही था। रातों को उनके घर से इतनी तेज चिल्लाने की आवाज़ें आती, जिसे सुनने के बाद मेरी माँ बहुत डर जाती। वैसे भी पिताजी साथ छोड़ चुके थे। हम सब घर पर अकेले ही रहते थे
कसम से बहुत डर लगता था। ये सब कुछ तकरीबन 1 हफ्ते तक चलता रहा। इसके बाद एक बड़े ओझा को बुलाया गया जो बहुत जानकार थे। सबसे पहले उन्होंने मंत्रों से पूरे घर को बांधा और आराम से बैठकर उन्होंने बताया कि तुम्हारे घर के आंगन में जो पेड़ है, दोस्तों हमारे चाचा के घर के आंगन में एक बहुत ही लंबा ताड़ का पेड़ है। जिसको ताड़ के पेड़ नहीं पता वो एक बार गूगल पर सर्च कर सकता है। उन्होंने बताया कि उस पेड़ पर 20 से 25 आत्माएं वास कर रही थी। एक तरह से यूं समझिए कि उन आत्माओं ने उसे अपना घर बना लिया था। यही नहीं, इन्हीं में से कुछ आत्माएं तुम्हारी बेटी को परेशान कर रही हैं। तुम्हें इस पेड़ को कटवाना होगा। घर वालों ने कहा कि ठीक है, इसे कल ही कटवा देंगे। दूसरी तरफ दीदी इतनी ज़्यादा कमज़ोर हो गई थी कि मैं आपको बता नहीं सकता। यूं समझिए कि जैसे कोई 80 किलो का इंसान हो, उसका वजन मात्र 20 से 25 किलो रह जाए तो वो कैसा दिखेगा। हालत इतनी ख़राब थी क्योंकि वो ठीक से ना खाना खाती थी, पूरे दिन बस बिस्तर पर लेटी रहती। उनकी सारी मेंटेनेंस बिस्तर पर ही हो रही थी। खैर, अगले दिन कई लोगों को बुलाकर आराम से पेड़ को कटवा दिया गया और तो और इसके 2 दिन तक किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुई। लेकिन दोस्तों, अब जो मैं आपको बताऊंगा शायद आप यकीन भी नहीं करेंगे। बात यह है कि उस समय सबके घरों पर लैंटर्न नहीं हुआ करता था। ज़्यादातर सभी के घर टीन के हुआ करते थे। अब बात रही ना यकीन करने वाली, तो हुआ यूं कि शाम का वक्त था। गांव में शाम को हम रात ही बोलते हैं, यही कोई 7 या 8 बजे। नहीं मालूम कहाँ से, मगर सबके घरों की छतों पर ऐसा लगने लगा जैसे बड़े बड़े पत्थर गिर रहे हो। और ये वाक्य कोई एक घर का नहीं है, ये सभी के घरों का था। पूरे गांव में जितने भी घर थे, जैसे ही सबको पत्थरों की आवाज आती और जो भी बाहर आकर देखता तो बाहर कोई भी नहीं था। सब यही सोचते कि शायद बच्चे फेंक रहे होंगे। ये सब तकरीबन 4 या 5 दिन तक चला। परेशान होकर दोबारा उन ओझा को बुलाया गया। दूसरी तरफ हमारी दीदी रिकवर हो रही थी। ओझा जी ने बताया कि उस पेड़ पर जितनी भी शक्तियां थी वो बेघर हो चुकी हैं। हो ना हो ये उसी शक्ति का प्रमाण है। हमें इस गांव की पूजा करनी होगी। दोस्तों, आप यकीन मानिए, ये पूजा बहुत बड़ी पूजा होने वाली थी जिसमें तकरीबन 1000 लोग थे। दोस्तों, पूजा अच्छे से होने के बाद तब से लेकर अब तक गांव में शांति है। दोस्तों, इस घटना के बाद मैंने भी शहर का रुख ले लिया था, पर कभी कभी सुनने में आता था कि जिस जगह पर उस बच्चे को दफनाया गया था उस जगह पर कई बार एक्सीडेंट के साथ साथ कुछ मौतें भी हुई हैं। नहीं मालूम आपको ये कहानी कैसी लगेगी, लेकिन ये मेरे गांव की एकदम सच्ची कहानी है। साथ ही सर का मैं बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने मेरी इस कहानी को अपनी आवाज दी। तो दोस्तों, सुनिए आपने मनीष की भेजी हुई कहानी। मुझे मालूम है आपको इनकी कहानी बहुत इंटरेस्टिंग लगी होगी। बस इनके लिए नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा और अगर आपको कुछ भी लगता है तो वो भी आप लिख सकते हैं। बाकी मैं ले चलता हूं आपको कुछ और किस्सों की ओर। आइए सुनते हैं। दोस्तों, मेरा नाम सजाद खान है। मैं रहने वाला अमरावती महाराष्ट्र का हूँ। यह घटना मेरे साथ 15-16 साल पहले घटी थी जब मैं गुटखा मार्केटिंग किया करता था। बात बताऊं उस रात की है। मुझे मार्केट करते करते काफ़ी रात हो गई। उस वक्त मैं चंदूर रेलवे में मार्केटिंग कर रहा था। वो रेलवे स्टेशन अमरावती से 35 किलोमीटर दूर है। और सबसे बड़ी बात आपको बता दूं कि उस रेलवे स्टेशन पर जाने के लिए जंगल घाट से होकर गुजरना पड़ता है। उस रोड पर रात के समय बहुत कम लोगों की आवाजाही होती है। पर खैर, मुझे मार्केट करते करते रात के 9 बज गए और अब तो मुझे भूख भी लगने लगी थी। मैंने रास्ते में समोसा कचौड़ी खाया, तब जाकर कहीं मेरे पेट में शांति हुई। फिर मैं चुपचाप अपने घर के लिए निकल गया। दोस्तों, ठंड बहुत ज़्यादा थी। मैं अकेला कोहरे के साथ बाइक लेके निकल गया। अब मुझे 10 बज चुके थे। गाड़ी चलाते चलाते मैंने ये सोचा कि ठंड भी बहुत ज़्यादा है। आसमान पूरा साफ था, ऊपर से चांद की रोशनी पेड़ों पर गिर रही थी। मुझे जंगल में रोड से यही कोई 10 या 20 फीट की दूरी पर अंदर की तरफ झोपड़ियां दिखाई थी। एक तरह का हट कहते हैं जिसे, जो कि चरवाहे अक्सर अपनी गाय भैंसे और बकरियां चराने के लिए झोपड़ियां टाइप बनाते हैं। लेकिन एक बात थी, मैं कई बार इस रास्ते से आया हूं, लेकिन मैंने आज तक ये झोपड़ियां कभी नहीं देखी। एक बार मन में ये भी ख्याल आया कि शायद चरवाहों ने डाल दी होगी। उस दिन मैंने ज़्यादा कपड़े भी नहीं पहने थे, ठंड बहुत ज़्यादा लग रही थी। मैंने सोचा कि शायद यहाँ पर कोई न्यूज़पेपर मिल जाएगा जिसको मैं अपने शर्ट में घुसा लूंगा ताकि ठंड थोड़ी कम लगे। मैं अपनी बाइक से उतरकर झोपड़ियों की तरफ जाने लगा। मैं ठीक रोड से थोड़ा ही अंदर गया होऊंगा कि तभी अचानक मैंने देखा कि सारी झोपड़ियां गायब कैसे हो गई। सोच में पड़ गया कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, झोपड़ियां कहाँ चली गई। सच कहूं तो मेरी सिट्टी पिट्टी गुल हो गई। बिल्कुल समझ में कुछ भी नहीं आया। मैं भागकर अपनी बाइक के पास वापस आ गया और जैसे ही स्टार्ट करने लगा
कि तभी जंगल में मुझे एक आदमी दिखाई दिया जिसके सर पर एक बड़ी सी पगड़ी बंधी थी। वो इशारा करके मुझे अपने पास बुला रहा था। और तो और सबसे बड़ी बात, आवाज बहुत भारी थी उसकी। वो मुझसे कह रहा था कि ले पेपर ले ले और डाल ले अपने ऊपर। दोस्तों यकीन कीजिएगा, मेरी हालत बहुत खराब हो गई, क्योंकि ये बात मैंने अपने दिल में सोची थी। उसको कैसे मालूम, कुछ समझ नहीं आया। मैंने बाइक स्टार्ट की और तुरंत वहां से निकल गया। दोस्तों चलते वक्त रास्ते में 2-3 किलोमीटर तक मुझे वो आवाज आती रही, पेपर ले ले। यकीन करो, मैं उस दिन बहुत डर गया था। उस वक्त डर के मारे ठंड का कोई एहसास ही नहीं हुआ। दोस्तों वो रात और आज का दिन है, मैं फिर कभी चंद्रपुर रेलवे मार्केट करने नहीं गया। और तो और वैसे भी मैंने लॉकडाउन के बाद से मार्केटिंग का काम बंद कर दिया है। बाकी यही थी मेरी ये स्टोरी, जो बिल्कुल हकीकत है। धन्यवाद। तो दोस्तों देखा आपने, ये थी सजाद खान की स्टोरी। इन्होंने इससे पहले भी एक कहानी भेजी थी, उनकी वो कहानी भी बहुत अच्छी थी। उम्मीद है आपको ये वाली कहानी भी पसंद आएगी। फिलहाल मैं ले चलता हूं आपको अगली कहानी की ओर। आइए सुनते हैं। दोस्तों मेरा नाम अबूजर है, मैं यूपी का रहने वाला हूं। यह कहानी मेरे चाचा के साथ हुई थी। यह एक सच्ची घटना है जो कि एकदम सच है। दोस्तों मेरे चाचा का नाम अशरफ है। मैं ठीक ये कहानी उन्हीं के नज़रिए से सुनाता हूं। मेरा नाम अशरफ है। ये बात तब की है जब मैंने अपने ही मेरठ में कहीं काम ढूंढा था। दोस्तों जिसने मुझे काम पर रखा था उसने मुझसे कहा था कि तू रात में काम करना। मैं ठीक रात को वहां काम करने चला गया। वहां मेरे साथ एक और लड़का काम करने के लिए था। खैर 2-3 रात यूं ही चली गई, लेकिन दोस्तों चौथी रात के ठीक 2 बजे अचानक लाइट चली गई। उस वक्त मैं अपनी गर्लफ्रेंड से बातें कर रहा था। और तो और जहां पर मैं काम करता हूं उस कारखाने में ऊपर के फ्लोर में एक कमरा था जहां लोगों के रेस्ट करने के लिए उसे बनाया गया था। खैर लाइट जाने के बाद मैं ऊपर जाकर चारपाई पर लेट गया। साथ ही आपको एक बात बता दूं, मुझे बीड़ी पीने की बहुत आदत है। और ठीक जैसे ही मैंने बीड़ी जलाने को माचिस उठाई तो उसमें सिर्फ एक ही तिल्ली बची थी। कुछ समझ में नहीं आया, जबकि मैंने माचिस रास्ते से ली थी और उसमें से मैंने एक भी तिल्ली नहीं जलाई थी। नहीं मालूम, पर मैं हैरान रह गया। सबसे अजीब बात तो तब हुई कि मैंने जैसे ही तीली जलाई अचानक लाइट भी आ गई। मेरी नजरें चारपाई पर गई। मैंने पाया कि सारी तिल्लियां चारपाई पर बिखरी हुई थी। सच कहूं तो ये देखकर मुझे बहुत अजीब महसूस हुआ, बड़ी अजीब से हैरानी हुई। इसके बाद मैं काम करने नीचे चला गया और कुछ ही देर बाद दोबारा लाइट चली गई। मैं एक बार फिर से ऊपर जाकर चारपाई पर लेट गया। कुछ ही देर बाद मुझे ऐसा लगा कि जैसे कोई मेरे बालों को सहला रहा है। मैंने एकदम से जब पीछे देखा तो वहां कोई नहीं था। दोस्तों मैंने अपने साथ काम करने वाले को ऊपर बुलाया। उससे मैंने कहा कि मेरे साथ कुछ अजीब सा हो रहा है, लेकिन उसने मेरी ये बात यूं ही हवा में उड़ा दी। लेकिन दोस्तों इसके अगले दिन जो हम दोनों के साथ हुआ उसे देखकर हमने कभी भी उस कारखाने में जाने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि जब मैं अगली रात वहां पहुंचा तो मेरा वो दोस्त आया ही नहीं था। मैंने उसको फोन किया, उसने कहा मैं अभी थोड़ी देर में आ जाऊंगा। मैं चुपचाप अपना काम करने लग गया। थोड़ी देर बाद वो भी आ गया। यही कोई 12:30 बजे का समय था। दोस्तों यकीन कीजिएगा, उस वक्त मैंने ऊपर जाते हुए एक परछाई देखी। अचानक मैं बहुत डर गया। ये बात मैंने अपने साथ काम करने वाले को भी बताई, लेकिन उसने फिर से मेरी बातों को यूं ही मजाक में उड़ा दिया। थोड़ी ही देर बाद वो अपनी मशीन से हटकर मेरे पास आकर बोला। उसका जवाब भी यही था कि उसने अभी कुछ ऊपर जाते हुए देखा है। दोस्तों ये सुनकर मैं बहुत डर गया। मैंने एक बार सीढ़ियों की तरफ जाकर देखा। वहां जाकर मेरी हालत खराब हो गई। मैंने देखा कि कोई औरत सीढ़ियों पर खड़ी थी, जो कि ठीक ऊपर बुलाने का इशारा कर रही थी। मैंने अपने दोस्त को इशारा करके अपने पास बुलाया। वो जैसे ही मेरे पास आया तो न जाने क्यों जम सा गया। मन में बस एक ही बात थी कि यहां से अब भागना है। मैं तुरंत बाहर की ओर भागा, लेकिन मेरे साथ वाला भाग नहीं पाया। उसके पैर पता नहीं क्यों वहां जम से गए थे। ऐसा लग रहा था कि जैसे उस औरत ने मेरे साथ काम करने वाले को काबू में कर लिया हो। मैं एक बार फिर से उसके पास आया और मैंने आयतुल कुर्सी पढ़ी। इसके बाद मैंने उसको जैसे ही छुआ अचानक मुझे करंट सा लगा और तो और मेरा दोस्त घबरा कर नीचे गिर गया। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ी बात, वो औरत नीचे नहीं आई। शायद उसकी हद वहीं तक थी। मैं ठीक अपने साथ काम करने वाले को उठाकर वहां से बाहर लेकर आया। मैं अगले दिन मालिक के पास गया और ठीक उससे इस बारे में बात की, लेकिन उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया। फिर जब गुस्से में मैंने उसे 2-4 धमकी दी, तब उसने बताया कि ऊपर एक विधवा औरत को कुछ बदमाशों ने जलाकर मार दिया था। जब से वो वहां किसी किसी को नजर आ जाती है, लेकिन आज तक उसने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। दोस्तों अब क्या होना था, इतना सब जानने के बाद मैं तो क्या
आप भी काम नहीं करना चाहोगे। उसके बाद बस मैंने वहां से काम छोड़ दिया। दोस्तों, मैं जानता हूं ये कहानी ज़्यादा डरावनी तो नहीं है, पर यह सच्ची घटना है। बाकी मेरे पास और भी कहानियां हैं जो कि मेरे मामा के साथ घटी है। अगर मेरी ये कहानी चैनल पर आती है तो मैं जल्द ही और कहानियां भी भेजूंगा। धन्यवाद। तो दोस्तों, ये थी अबूजर की कहानी। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है जब इंसान अपना घर छोड़कर कहीं दूर शहरों में काम करने जाता है, वहां पर उसे अकेले ही सरवाइव करना होता है। ऐसे में जिनके साथ भी कोई हादसा होता है वो मुझ तक आने के बाद मैं इन हादसों को आप तक लाता हूं। बाकी ले चलता हूं आपको आज के कुछ छोटे किस्सों की ओर। आइए सुनते हैं। यह कहानी मैं और मेरे 4 दोस्तों की है। एक दिन हमने जंगल में जामुन खाने का प्लान बनाया। सबके सब एकदम मान गए। मैंने सबसे कहा कि शाम को चलेंगे, सबके सब टाइम पर आ जाना। अब मैं आपको उनके नाम भी बता देता हूं। उनके नाम है जावेद, नासेन, जसीम और एक मैं। हम ठीक 5 बजे के करीब वहां पहुंच चुके थे। हमें जामुन तोड़ते तोड़ते शाम के 7 बज गए। मैंने उनसे कहा कि चलो, बहुत सारे जामुन इकट्ठे हो गए, अब घर चलते हैं, अंधेरा हो चुका है। सबके सब धीरे धीरे चलने लगे। उस वक्त उस रास्ते पर कोई भी नहीं था। हम चारों जामुन खाते खाते आराम से चल रहे थे। रास्ते में थोड़ी ही दूर हमें कोई जानवर जैसा चलता हुआ दिखा। मैंने दोस्तों से कहा कि ये क्या है। दोस्तों ने कहा कोई जानवर होगा, डरो मत। थोड़ी ही देर में मेरे कानों पर मुझे कुछ आवाज़ सुनाई दी। मैंने उनसे कहा कि तुम्हें कोई आवाज़ सुनाई दी। उनमें से किसी को कोई आवाज़ सुनाई नहीं दी। नहीं मालूम वो जो कुछ भी था वो अचानक हमारे पीछे से आ गया। दोस्तों, हमारे पीछे तो था लेकिन हम उसे देख नहीं पा रहे थे क्योंकि चलते वक्त झाड़ियों में से अजीब खरखर की आवाज़ें भी आ रही थी। अब की बार ये सारी आवाज़ें मुझे और मेरे दोस्तों सबको सुनाई दी। शायद हमें कोई बुला रहा था। मैं समझ चुका था यहाँ ज़रूर कोई ऊपरी चक्कर है। वो तो शुक्र है कि मेरे गले में ताबीज़ था, इसीलिए वो चीज़ मेरे पास तक नहीं आ पा रही थी। खैर, जैसे तैसे हम घर पर पहुंच गए और चुपचाप सो गए। लेकिन अगले दिन जब अपने दोस्तों से मिला तो तीनों के तीनों बुखार से पीड़ित थे। दोस्तों, ये कहानी तो छोटी सी है लेकिन मेरा आपसे एक बड़ा सवाल है। आप बताएं कि मेरे दोस्त 3 हफ्ते तक बीमार रहे और वो कुछ भी चीज़ थी वो मुझ पर नहीं लगी। क्या आप बता सकते हैं कि वो क्या चीज़ हो सकती है? धन्यवाद। दोस्तों, मैं आदित्य। मैं सर की कहानियाँ रोज़ सुनता हूँ तो सोचा आज मैं आपको अपनी एक कहानी भेजूं। ये एकदम सच्ची घटना है। इसमें कोई भूत प्रेत नहीं है, लेकिन ये घटना हमें सचेत करती है कि कैसे सावधान रहे। दोस्तों, ये बात अभी दिसंबर की है जब ठंड अपने चरम सीमा पर थी। साथ ही आपको ये भी बता दूं कि ये मेरी कहानी नहीं है, ये मेरी बुआ के घर के पास एक घर की कहानी है। एक दिन की बात है, मेरी माँ बुआ के घर किसी काम से गई थी। मेरी बुआ का घर लखनऊ के आलमबाग में है, जो कि एक शहरी इलाका है। बुआ ने जो कुछ भी बताया माँ सुनकर दंग रह गई। उन्होंने कहा कि हमारे घर के पीछे वाले घर में रात के समय 4 लोगों ने 3 मंजिला घर पर चढ़ के घर के सभी लोगों को चाकू से मार दिया। पुलिस ने जब सीसीटीवी देखा ये सब कुछ तब पता चला। लेकिन दोस्तों, डरा देने वाली बात यह है कि पुलिस कातिल को अभी तक नहीं पकड़ पाई है। वो आज भी खुले घूम रहे हैं। अभी तक ये किसी को नहीं पता चल सका कि आखिरकार ये मर्डर क्यों किया गया, दुश्मनी या फिर कुछ और। दोस्तों, बस आपसे इतना ही कहना चाहूँगा कि ये सब सुनने के बाद मेरी माँ बहुत अलर्ट हो चुकी है। शाम होते ही घर की खिड़कियाँ दरवाजे तुरंत ही बंद कर देती है। बस इस छोटे से किस्से से मैं आपको अलर्ट करना चाहता था। धन्यवाद। दोस्तों, ये घटना मेरे साथ पिछले महीने ही हुई है। मेरी चाची बीमारी के कारण चल बसी। वो विकलांग थे और ठीक जब हम उनकी चिता को लकड़ी देकर आए तो मैं और मेरी बुआ का लड़का नहा धोकर सो गए। रात के ठीक 3 बजे मुझे अपनी छत और टीन की चद्दरों पर कुछ अजीब सी आवाज आई। ऐसा लग रहा था कि कोई बाहरी भरकम चीज बार बार कूद रही है। उस रात हम बहुत डर गए। इन सबके शांत होने के बाद किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी, जिससे हम और भी ज्यादा डर गए। हमने दरवाजा नहीं खोला। हमें ठीक कुछ जलने और सिसकने की आवाज आई। हमने उस रात भगवान का नाम जपना शुरू कर दिया। जब डर हद से ज्यादा बढ़ गया तो हमने चिल्ला चिल्ला कर अपने पड़ोसियों को आवाज दी। कुछ ही पल में सबके सब हमें दरवाजा खोलने के लिए कहने लगे। हमने ठीक जैसे ही दरवाजा खोला उसके बाद हम उस रूम में नहीं गए। आखिर में बस आपको एक बात बता दूं कि हमारे घर के ठीक सामने शमशान घाट है। और एक छोटा सवाल आपसे ये कहना चाहता हूं कि जब हमने कुछ किया ही नहीं, सब कुछ एकदम ठीक तरीके से हुआ, तो आखिरकार जो मैंने कहानी बताया वो सब क्या था? धन्यवाद।
दोस्तों, मैं मलिक मुदस्सिर यूपी का रहने वाला हूँ। ये घटना मेरे साथ 6 साल पहले घटी थी। दरअसल बात गर्मियों की है। हम लोग सब ऊपर छत पर सोते थे। रात के तकरीबन 1:30 बज रहे थे। मेरे भाई ने मुझसे कहा कि भाई मेरे साथ नीचे चल, मुझे पैंट चेंज करनी है। उस वक्त मैं नींद में भी था, मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। उस वक्त मेरा भाई मेरे बराबर में ही सो रहा था। वो उठकर नीचे की ओर जाने लगा। मैं भी नींद में उसके पीछे पीछे जाने लगा। मैं ठीक सिर्फ 2 सीढ़ियाँ ही नीचे उतरा था कि अचानक मैंने नोटिस किया कि इतनी जल्दी उसने सारी सीढ़ियाँ कब पार करी। मैं दौड़कर नीचे गया, लेकिन मेरा भाई वहाँ नहीं था। उसी वक्त अचानक एकदम से माँ पीछे से आ गई। वो मुझसे एकदम से बोल पड़ी, कहाँ जा रहा है? मैंने कहा, मैं तो भाई के पीछे आया था, उसको पैंट चेंज करनी थी। माँ ने मुझसे कहा कि तेरा भाई तेरे बराबर में ही पड़ा है। दोस्तों, ये सुनने के बाद मैं जैसे एकदम सुन्न हो गया, बिल्कुल सुन्न। सच कहूँ तो मुझे पूरी रात नींद नहीं आई। मैं पूरी रात सीढ़ियों की तरफ देखता रहा। मन में अजीब सा फील हो रहा था। पूरी रात मुझे नींद नहीं आई। सुबह होते ही मैंने माँ को इस बारे में अच्छे से बताया। माँ ने दुआ पढ़कर फूकी। यकीन कीजिएगा, दुआ के बाद अचानक मेरे शरीर से एक बोझ सा उतर गया। कुछ ही घंटों में मेरा डर भी चला गया। नहीं मालूम ये सब क्या था, आप ही बताएं। धन्यवाद। दोस्तों, मैं कौशल पांडे। मेरा एक दोस्त था, उसके गांव का घर नेपाल के माउंट एवरेस्ट के एरिया में था, सोलुखुम्बू में। मेरे दोस्त के दादा दादी वहीं रहते थे। एक दिन की बात है, वहाँ एक लो कास्ट की लेडी थी। वैसे मैं लो कास्ट हाई कास्ट नहीं मानता, हम सब के सब इंसान हैं। बात बस इतनी सी है कि मेरे दोस्त की दादी ने उस औरत को एक बर्तन नहीं दिया। पूरा दिन गुजरने के बाद उसी रात एक काली बिल्ली आके उसी बर्तन को मुंह पकड़कर ले जाने की कोशिश कर रही थी। दादी ने उस बिल्ली को देख लिया। बगल में ही लकड़ियां जल रही थी। उन्होंने एक जलती हुई लकड़ी से उस बिल्ली की पीठ पर मारा। दोस्तों, आप यकीन नहीं करेंगे, इसके ठीक अगले दिन दादी ने उसी लेडी की पीठ में वही जला हुआ मार्क देखा। उस दिन वो लेडी दादी को गुस्से की नजर से देख रही थी। पर दोस्तों, सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट यह है कि उसी रात दादी की डेथ हो गई। सब कहते हैं कि उसकी दादी को वो लेडी ले गई। अब आप बताएं, ऐसी कौन सी शक्ति है जो ये घटना घटी? धन्यवाद। तो दोस्तों, देखा आपने, ये थी हमारी आज की कुछ कहानियां और कुछ छोटे मजेदार किस्से। कई बार सुनकर बड़ा मजा आता है, और सबसे ज्यादा मजा तब आता है जब कहानी में कुछ अलग ही ट्विस्ट हो। उम्मीद करता हूं आपको ये कहानियां जरूर पसंद आई होगी। बस इसी तरह साथ बनाए रखें। मैं जल्द ही मिलूंगा आपसे कुछ और कहानियों के साथ। बस तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। चलता हूं, बाय बाय।